हेलो एंड वेलकम। पिछले वीडियो में हमने डिमांड एनालिसिस डिस्कस किया था। अब हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे। अगर आपको तब कोई डाउट रह गया होगा तो आई होप जब हम इससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो अब वो क्लियर हो जाए। सप्लाई को डिफ़ाइन करने के लिए हमें डिमांड की ही तरह 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। इस बार बस थोड़ा सा अंतर है। पिछली बार था कि ख़रीदने की इच्छा होनी चाहिए, इस बार है कि ऑफ़र करने की यानी कि बेचने की इच्छा होनी चाहिए। देन जो क्वांटिटी मार्केट में जो चाहिए वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, वो पर्टिकुलर मार्केट होनी चाहिए जहाँ पर आप सप्लाई कर सकें। तो इन्हीं 4 चीज़ों के बेसिस पर इसकी डेफिनेशन दी गई है, विच इज़ द शेड्यूल ऑफ द क्वांटिटीज़ ऑफ अ गुड that the seller are able and willing to offer a particular quantity of a commodity at a given price in a given market। अब सप्लाई और स्टॉक में क्या अंतर होता है? आपका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, मतलब जो फाइनल जितना भी आपका प्रोडक्ट बन के आया इन होल, वो आपका स्टॉक रहेगा। उसमें से आप जितना मार्केट में उस समय दे रहे हैं वो सप्लाई है। तो इस तरीके से सप्लाई आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है और इसीलिए उसको एक्टिव स्टॉक भी कहते हैं। अब डिमांड की तरह सप्लाई भी हमारा कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देख लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं। पहला ये कि जो हम कमोडिटी कंसीडर कर रहे हैं उसका प्राइस, उससे रिलेटेड जो कमोडिटी है उसका प्राइस, और जो प्रोडक्शन में इनपुट लगे हैं उनका प्राइस। साथ ही आपने प्रोडक्शन में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो, और फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइसेस का, मतलब एक कमोडिटी का हो सकता है फ्यूचर में प्राइसेस घटने या बढ़ने की अपेक्षा रहती है, तो क्या फ्यूचर उनका एक्सपेक्टेशन है वो। और लास्टली कितने नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच रहे हैं मार्केट में। जैसे कि कोविड सिचुएशन में सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत बढ़ी, डिमांड बहुत थी, सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं था, प्राइस बढ़ गया। देन उसको कई सारी इंडस्ट्रीज़ में बनाना स्टार्ट कर दिया, तो डिमांड और सप्लाई आपका दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया और प्राइस आपका घट गया। तो हमने देखा किस तरीके से नंबर ऑफ़ फर्म्स ने हमारा डिमांड और सप्लाई को गवर्न किया। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की। हमने पिछली बार पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि डिमांड में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है, बट सप्लाई के केस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है और समझना बहुत आसान है। हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप कोई भी चीज़ तब बेचना चाहोगे जब उसका प्राइस हायर होगा। तो उस केस में जब प्राइस हायर होता है तो जो सप्लाई आप दे रहे होते हैं, जो क्वांटिटी आप दे रहे होते हैं मार्केट में, वो बढ़ जाती है, विच मीन्स कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। यही चीज़ आपका इस इक्वेशन में भी दिखाई गई है। यहाँ पर QS इज इक्वल टू A प्लस BP हो जाता है। तो ये जो प्लस साइन है ये आपका पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है। तो मतलब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, अपवर्ड स्लोप्ड होगा। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, कुछ केसेस में ये कॉन्वेक्स शेप भी हो सकता है। तो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या हुआ? जब हम एक चीज़, एक कमोडिटी के लिए अपना प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं किसी एक फर्म का, तो वो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो गया। मार्केट सप्लाई कर्व इसी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का हॉरिजॉन्टल समेशन है। यही चीज़ हमने डिमांड में भी पढ़ी थी कि वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड्स मिल करके हमारी मार्केट डिमांड बनाती हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाईज मिल के हमारा मार्केट सप्लाई बनाती हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राफ में शिफ्ट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हम एक ही ग्राफ की बात करें, जैसा कि जो ग्राफ हमारा यहाँ दिया गया है, तो उसमें हमारा एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है। तो जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, विच मीन्स आपका जो सप्लाई है वो उसमें एक्सटेंशन देख रहे हैं हम, और जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं यानी कि आपकी सप्लाई घट रही है, यानी कि हम उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारी सप्लाई जो है वो प्राइस पर ना डिपेंड करके अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उस केस में हम उसे इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपका सेम प्राइस पर सप्लाई हमारी बढ़ गई है तो हम उसे इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे, और अगर सेम प्राइस लेवल पर सप्लाई घट गई है तो उसे हम डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसा कि हम जानते हैं कि ये परसेंटेज चेंज का रेशियो होता है। इसको हम डिमांड में भी पढ़ चुके हैं, अब हम इसको सप्लाई में देखते हैं। सप्लाई के केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि आपका प्राइस में चेंज के साथ किस तरीके से सप्लाई में हम चेंज देख रहे हैं।
तो इसकी बेसिस पर हमारे कुछ 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं सप्लाई में। लेट्स स्टडी देम नाउ। देखिए 3 बेसिक हैं जिनको हम रेगुलरली हर जगह पाएंगे। पहला परफेक्टली इनइलास्टिक, नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, थर्ड इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, उसी के बीच में हमारा मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक केसेस भी फॉल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक की। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये हुआ कि प्राइस में कितना भी चेंज हो, सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी सप्लाई बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, मतलब कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो उस केस में हमारा ईपी 0 हो जाएगा। यूनिटरी के केस में यानी कि जितना हमारा प्राइस बढ़ रहा है उतना ही सप्लाई भी बढ़ रहा है, मतलब कि आपका रेशियो 1 रहेगा, विच मीन्स आपका इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। परफेक्टली इलास्टिक के केस में प्राइस में थोड़ा चेंज होने पर सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज है, विच मीन्स जो आपका सप्लाई है वो काफ़ी सेंसिटिव है प्राइस के लिए, तो इस केस में हमारा इलास्टिसिटी इनफाइनाइट रहेगा। नाउ लेस इलास्टिक के केस में, मतलब कि जिसे हम जनरली इनइलास्टिक कहते हैं, उस केस में क्या होता है कि सप्लाई कम इलास्टिक है, मतलब कि प्राइस में काफ़ी चेंज होने पर भी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहेगा। इलास्टिक या मोर इलास्टिक केस में मोर इलास्टिक है सप्लाई, यानी कि प्राइस में थोड़ा चेंज होने पर भी सप्लाई में ज़्यादा चेंज है, विच मीन्स इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। अब कुछ चीज़ें हैं आपकी जो सप्लाई कर्व को गवर्न करती हैं। पहला ये कि इनपुट प्राइसेस में अगर आपका रिडक्शन हो जाता है, हमने ये पढ़ा था जब हमने फंक्शंस देखे थे, तो हमने बात करी थी कि इनपुट के प्राइसेस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना सप्लाई रहेगा। तो अगर इस केस में इनपुट के प्राइस आपके घट जाते हैं, इनपुट के प्राइस घट जाएंगे तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब मान लीजिए हमने कुछ बजट लिया था किसी चीज़ के लिए, हम 10 रुपये हमने एक बजट रखा था, 10 रुपये में हम उस चीज़ को 1 kg खरीद पा रहे थे। अब उसका प्राइस घट गया, मान लेते हैं कि वो 5 रुपये किलो हो गया, तो हम 10 रुपये में उसको 2 किलो ले पाएंगे। तो जब हमारा इनपुट इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस डिक्रीज़ होने पर, तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो आपका ग्राफ जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट करता है। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज है, टेक्नोलॉजी में चेंज का मतलब कि आप बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका ग्राफ है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। देन नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। रिलेटिव प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई इंक्रीज़ होगा, तो हमारा ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पर आपका दिया गया है इन केस अगर रिलेटिव प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ हो गया। देखिए रिलेटिव प्रोडक्ट जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं, मतलब कि दोनों की डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड करती है, इसलिए दोनों का सप्लाई भी एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अब अगर रिलेटिव प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो मतलब जो आपका रिलेटिव प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जो आप कमोडिटी कंसीडर कर रहे हैं उसकी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो आपका जो ग्राफ है वो लेफ़्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर की। मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया था जब हमने सैनिटाइज़र डिस्कस किया था कि आपके अगर नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर बढ़ जाते हैं तो आपका जो सप्लाई जो है वो प्राइसेस नीचे चले जाते हैं, उस केस में सप्लाई भी आपका नीचे चले जाएगा। देखिए नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, तो उसको सस्टेन करने के लिए, फर्म्स को सस्टेन करने के लिए प्राइस पे एक इक्विलिब्रियम लाना पड़ता है, तो प्राइस आपका ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। और हम लॉ से ये जानते हैं कि प्राइस और सप्लाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में आपका सप्लाई भी नीचे चला जाएगा। सप्लाई नीचे जाने पर आपका ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब यह है कि प्रोड्यूसर के एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर प्राइसेस से, ये सारी चीज़ें हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो मैंने तब भी बताया था कि फ्यूचर प्राइसेस आपके बढ़ भी सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये पूरा उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम वापस से बात करते हैं कोविड सिचुएशन की, तो पहले हमारे सैनिटाइज़र्स की इतनी डिमांड नहीं थी, सिचुएशन पे डिपेंड करा और हमारा डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो ये आपका फ्यूचर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो उस केस में कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। प्राइस अगर कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो आपका ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा। बट प्राइस अगर बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी और आपका ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा। अब क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई दोनों ही चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हम बात करेंगे मार्केट में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की। देखिए अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है, ठीक है,
उसका प्राइस क्योंकि ज़्यादा है उस समय, इसीलिए डिमांड कम होगी, जैसा कि हमें लॉ बता रहा है, ठीक है। अब प्राइस ज़्यादा है तो सेलर तो चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल अपना बाहर उतारे, पर अगर डिमांड ही नहीं है तो वो माल बेच के क्या करेगा, वो ख़राब हो जाएगा, मतलब बिकेगा ही नहीं, एक्चुअली भेज कर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जिससे कंज्यूमर और सेलर दोनों को ही कोई नुकसान ना हो, दोनों ही बेनिफिट पा सकें। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इक्विलिब्रियम का वो यही है कि क्वांटिटी जो हमारी डिमांड में है और क्वांटिटी जो हम सप्लाई कर पा रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर हों। तो जब हम दोनों के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमें पता है डिमांड का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई का जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो दोनों ग्राफ हमारे जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम होता है। अब इसके जो ऊपर का पोर्शन वो सरप्लस दिखा रहा है, इसके नीचे का पोर्शन शॉर्टेज दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिमांड जितनी है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो आपका शॉर्टेज रहेगा। ध्यान देंगे, डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई कम है मतलब कि मार्केट में वो चीज़ शॉर्ट है तो शॉर्टेज रहेगा। बट अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो वो सरप्लस कंडीशन है, मतलब कि आपका जो स्टॉक मार्केट में मौजूद है वो ज़्यादा है, वो सरप्लस में है, तो वो सरप्लस कंडीशन में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के बारे में। थैंक यू।